चलिए, कंजर्वेटिव की 3 तरह की डेफिनेशन लिखी है। क्या क्या लिखी है जो एक तुमने बताई अभी? दे आर पाथ इंडिपेंडेंट। क्या पाथ इंडिपेंडेंट? क्या वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है जी। ओनली डिपेंड्स अपॉन क्या? ओनली डिपेंड्स ऑन initial and final position and doesn't depend upon the path followed by the particle. करेक्ट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक मास m रखूँ और ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और फाइनली मैंने उसे h हाइट उठा दिया कुछ ऐसे ऊपर m मास को, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। किस रास्ते से गया था ये नहीं बताया मैंने, सही। तो अगर मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना चाहूँ इस केस में, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना चाहूँ तो क्या लिखोगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू एम जी एच कॉस 180 डिग्री, यानी कि माइनस एम जी एच, ऐसा। तो इस केस में जो वर्क डन है दैट डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये ब्लॉक यहाँ से यहाँ कैसे गया, कैसे, उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ये गया वहाँ पे, कि फाइनल पोजीशन क्या थी, इनिशियल पोजीशन क्या थी, इस पर डिपेंड है बस। तो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे फोर्सेस को कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो एम है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तो कंजर्वेटिव कौन होता है? फोर्स होता है कोई भी, लेकिन डेफिनेशन क्या है उसकी कि वर्क डन बाय दैट फोर्स शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये हो सकती है पहली डेफिनेशन। दूसरी, वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स ऑन ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। कि आप जहां से चले थे वापस वहीं पे आ गए, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। जैसे कि ब्लॉक यहाँ रखा था, आप इसको कहीं घुमा फिरा के लाए, ऐसे ऐसे कहीं कहीं लेके गए, वापस आपने लाके यहीं रख दिया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? जीरो। तो क्लोज पाथ पे अगर किसी फोर्स का वर्क डन जीरो है देन दैट फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है जी। जैसे स्प्रिंग का फोर्स है, पहले स्प्रिंग अनस्ट्रेच पोजीशन में था, ऐसे मैंने उसे ऐसे खींचा और वापस वहीं ला दिया, ऐसे है ना। स्प्रिंग यहाँ नेचुरल पे था, मैंने ऐसे खींचा और फिर मैं वापस यहीं पे ले आया, तो क्या इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम ही है? तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? पहले जब ऐसे खींच के लेके जा रहा हूँ मैं, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और जब वापस आ रहा होगा ऐसे तो होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो नेट वर्क डन कितना होगा स्प्रिंग फोर्स का? तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू जीरो। कैसे? ऐसे खींचने में और ऐसे वापस लाने में जो वर्क डन होगा स्प्रिंग फोर्स का वो होगा जीरो। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? ठीक है जी। तो ऐसा है, इसका मतलब एफ स्प्रिंग फोर्स के एक्स जो है इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है भाई, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा बता सकता हूं मैं इनिशियल फाइनल पोजीशन के बेसिस पे। तीसरी डेफिनेशन, ये वाली बातें समझे हो दोनों, कि स्प्रिंग फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे कंजर्वेटिव है। फाइन। कोई भी फील्ड फोर्स है तो उसको कंजर्वेटिव कहा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव, क्योंकि वो फील्ड फोर्स है, उनके चारों तरफ एक फील्ड होता है, फील्ड की वजह से जो फोर्स है उसका वर्क डन जीरो है। ठीक है। तो इन सबको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। अब उसका कोई फील्ड तो है नहीं, स्प्रिंग के आसपास में अट्रैक्शन लगता हो स्प्रिंग की वजह से, ऐसा तो होता नहीं, लेकिन हम वर्क डन की डेफिनेशन से देख रहे हैं कि वर्क डन इन ए क्लोज लूप या क्लोज पाथ बाय द फोर्स इज इक्वल टू जीरो, दैट्स व्हाई दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है।
ऐसे करके जाने में जो वर्क डन होगा यहाँ पे तो होगा -12 kx², क्योंकि kx कहाँ लग रहा होगा, हमेशा अंदर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उधर की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव। लेकिन जब वापस आ रहे होगे तो kx जिधर लग रहा होगा उधर की तरफ ही होगा डिस्प्लेसमेंट, तो +12 kx², तो टोटल कितना हो गया, 0। सो दैट्स वाई स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। समझ गया वहां तक? थर्ड डेफिनेशन, इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो क्या हो जाएगा, देन इट विल बी रिलेटेड टू ए स्केलर क्वांटिटी called potential energy by the relation F is equal to -du upon dr, ऐसा। ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है एक स्केलर क्वांटिटी, लेकिन फोर्स कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हाउ दे कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर, एक साइड वेक्टर लिखा है, एक साइड स्केलर लिखा, तुम कह रहे इक्वल है वो, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका मतलब इधर भी कोई ना कोई वेक्टर होना चाहिए, सही। तो ये वाली जो चीज है -d/dr, ये वाला जो है ये पूरा एक वेक्टर है और ये स्केलर है। एक स्केलर एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है, F = m×a, तो एक स्केलर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट इधर की चीज अगर वेक्टर होनी है तो उधर कोई तो वेक्टर होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा, सही है। तो u एक स्केलर क्वांटिटी है विच इज रिलेटेड टू द फोर्स लाइक दिस रिलेशन, देन दैट फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, नहीं तो नहीं कह सकता, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इस वाले केस में आपसे पूछूं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है,
इस वाले केस में, या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी एच। क्या ये पॉजिटिव है? सही है। इस चीज़ को अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, यू लिख लूँ, सपोज के रेफरेंस इसको जीरो मान लूँ, तो फिर यू लिख पाऊंगा इसको। एक्चुअली डेल्टा यू है, बट मैं इसे लिख रहा हूँ यू माइनस जीरो, इस वाले को रेफरेंस ले रहा हूँ। सपोज में ऐसा लेगा तो इससे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली मैंने, तो यू कितनी हो गई, एम जी एच, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसे डी यू अपॉन डी एच करूँ तो क्या आएगा, एम जी। सही। एफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो किसके इक्वल है, माइनस डी यू अपॉन डी एच। आर का मतलब डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ लेंथ, चाहे एक्स लिख लो, वाई लिख लो, उसको आर लिख लो, एच लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या ये हो जाएगा, माइनस एम जी के बराबर। तो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ था किसके बराबर था, माइनस एम जी के बराबर। माइनस का मतलब क्या हुआ, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो क्या इस तरह से रिलेटेड है, इस वाले एक्सप्रेशन से फोर्स ग्रेविटी का और पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड है। यस। दूसरा एग्जांपल, एक स्प्रिंग में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग कितनी होती है बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है। उसका एक बार क्या करो, डिफरेंशिएशन, और एक लगाओ नेगेटिव साइन सामने, तो इसका एक डिफरेंशिएशन करो, कितना आ जाएगा बताओ, हाफ के टू एक्स, यानी कि कितना आ गया, के एक्स। ठीक है। एक नेगेटिव भी लगाओ इसके सामने, डी यू अपॉन डी क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। क्या यही स्प्रिंग फोर्स है, क्या यही स्प्रिंग फोर्स है? ठीक है। अगर इस तरह से फोर्स निकल रहा है किसी पोटेंशियल एनर्जी का, तो फिर दैट फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। या फिर थोड़ा और डिटेल में बोले ऐसा कि जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं सबके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो आप ऐसा एक्सप्रेशन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ऐसा एक्सप्रेशन कि यू पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। कि अगर किसी फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में एक इंटीग्रेशन करूं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आता हो अगर वो, देन दैट फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। भाई यू के डिफरेंशिएशन से फोर्स बन रहा है, तो फोर्स के इंटीग्रेशन से यू बनेगा। ठीक है। डॉट का खास ध्यान रखें यहाँ पे, क्योंकि अगर मुझे इधर क्या चाहिए, स्केलर, अगर मुझे स्केलर चाहिए तो फिर यहाँ पे दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा तभी तो बन पाएगा। सही बात है क्या? ठीक है, चेक करके देख लो। माइनस इंटीग्रेशन x1 टू x2 या 0 टू x, एक स्प्रिंग के लिए कर रहा हूँ सपोज, ये कितना है, kx dx, ऐसा कितना आ जाएगा बताइए, माइनस ये कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये डॉट सॉल्व करोगे तो kx और x दोनों में 180 डिग्री का एंगल होता है क्या, क्योंकि दोनों ऑपोजिट देख रहे होते हैं एक दूसरे के, तो कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकाला जा सकता है। ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी आई है क्या कहते हैं इसको, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? जब भी कोई पोटेंशियल एनर्जी आती है किसी चीज के डिफॉर्मेशन से, कि एक रबर बैंड को खींच दिया ऐसे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ठीक बात है। एक स्प्रिंग को खींच दिया या दबा दिया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, सही है। जैसे वो होती है ट्रैम्पोलिन, बच्चे कूदते रहते हैं जिसके ऊपर, तो जब उस पर एक बच्चा ऐसे नीचे की तरफ कूदे तो क्या वो पहले सरफेस ऐसा था फिर वो ऐसे हो जाता होगा, तो क्या उसका सरफेस एरिया थोड़ा बढ़ गया, खिंच गया है वो, तो बच्चे को वापस फेंक देता है ऐसे ऊपर। तो बच्चे में जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कहाँ से आई है, इसमें पोटेंशियल थी, उसने वापस फेंका है, वो काइनेटिक बनी है। तो डिफॉर्मेशन से पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जो डिफॉर्मेशन से आती है उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म है दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है कि इसको यहाँ पे ले गए तो इसमें प्लस mgh हो गई पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दो चार्ज हैं दूर दूर रखे हुए कुछ, उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो है सारी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन किस रीजन की वजह से आ रही है, किस कैटेगरी में डाला जाए उसको, तो इसलिए अलग अलग नाम है। तो डिफॉर्मेशन की वजह से जो आती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 12th में आएगी फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। आई थिंक 3 डेफिनेशन समझे होंगे।
पहली वाली दोनों जो हैं वो समझने के लिए ठीक हैं, बट अपने किसी वैसे काम नहीं आती, डेफिनेशन के लिए ठीक है। ये वाली चीज़ अपने न्यूमेरिकल करने में काम आती है, फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना और पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना, ये वाली चीज़ अपने को काम आती है, इस पर न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है जी, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से होते हैं। लिख लिया क्या तुमने सब? हाँ ठीक है, करो लिख लो। डन? अरे बोलो क्या हो गया? समाधि में लग रहा है बिल्कुल आज। क्या हो गया? F इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर यू, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन इससे कैसे सॉल्व होना है कि कोई मुझे पोटेंशियल एनर्जी दे दे तो मैं ये कैसे निकालूंगा, फोर्स कैसे निकालूंगा उससे। ठीक है, ओके। एक वेक्टर होता है आर ऐसे, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। कैसे डिफाइन करते हैं उसको? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या चीज़ होती है? डी आर इज कॉल्ड स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर, है ना? कैसे डिफाइन करते हैं इसे? डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के, ऐसे करते हैं। ये वाला जो वेक्टर है डी बाई डी आर ऐसा, ये है रेट ऑफ चेंज, है ना? डी बाई डी टी डी बाई डी एक्स, वो क्या चीज़ होती है? रेट ऑफ चेंज। तो ये है रेट ऑफ चेंज। थोड़ा आर्टिस्टिक भाषा में जब इसे बोलते हैं इसे कहते हैं डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर कहते हैं इसको। इसको कैसे डिफाइन करोगे बताओ? डेल बाई डेल एक्स आई डेल बाई डेल वाई जे डेल बाई डेल जेड के, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, ये डी नहीं है, ठीक है। डेल बाई डेल एक्स ये क्या होता है? लग तो ऐसे रहा है डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन वाई और जेड को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, मतलब तीनों ही वेरिएबल हैं, तो एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल हैं, लेकिन जब आप एक्स का वेरिएशन देख रहे हो तो फिर वाई जेड का नहीं देख पाओगे, वाई का देख रहे हो तो एक्स और जेड का नहीं देख पाओगे, और जेड का देख रहे हो तो एक्स और वाई का नहीं देख पाओगे। तो वन एट ए टाइम देखूंगा मैं, ठीक है। तो डेल बाई डेल एक्स क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट, ऐसे करना है सॉल्व।
समझे? तो डेल बाई डेल वाई क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटिंग एक्स जेड एज कांस्टेंट. डेल बाई डेल जेड क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटिंग एक्स वाई एज कांस्टेंट. ऐसा सही है? ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स लिखना. एक एग्जांपल करके देखते हैं कि मान लीजिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. किसी जोन में कहीं पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से वेरी हो रही है, तो मुझे फोर्स निकालना. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव ही रहा होगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है. फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी सुनी आज तक हमने कि फ्रिक्शन फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं. क्या फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट है? छोटे पाथ से जाओगे कम वर्क डन होगा, बड़े पाथ से जाओगे ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा वर्क डन होगा. तो इसका मतलब वो तो पाथ डिपेंडेंट है, नॉन कंजर्वेटिव है, उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती. पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होती है? बस कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए होती है. तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ, इसका मतलब फोर्स कंजर्वेटिव ही है. सही है? तो इस वाले फोर्स के लिए इस वाली पोटेंशियल एनर्जी के लिए फोर्स क्या होगा वो निकालना है मुझको. ठीक है? क्या फॉर्मूला है ये करने का? F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर. ऐसा लिखूंगा. तो F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर में जो डी यू अपॉन डी आर है वो वेक्टर है. सही है? मैं यहाँ पे लगा रखा है मैंने वेक्टर. तो इसकी डेफिनेशन लिखो पहले. क्या है? डेल बाई डेल एक्स आई, डेल बाई डेल वाई जे, डेल बाई डेल जेड के. ये है भाई ये वाली जो चीज़ लिख रहे हो डी बाई डी आर इज दिस. ठीक है? लेफ्ट राइट से थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, इसमें माइनस भी कर दो और u भी कर दो. डेल u बाई डेल जेड के ऐसा लिख दो. आई जे के वही है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. u की वैल्यू कितनी है? एक्स वाई जेड. बताओ यहाँ पे करोगे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड, क्या लिखोगे? ऐसा बताइए. डेल बाई डेल एक्स कौन होता है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एंड जेड एज कांस्टेंट. कितना आ जाएगा बताओ? तो माइनस वाई जेड आई माइनस एक्स जेड माइनस, लो ये है फोर्स. ठीक है? तो चीज़ ये जो तुमने लिए थी, ये चीज़ ये कैसी थी? इसमें कोई आई जे के नहीं था, स्केलर थी. और क्या बना दिया तुमने उसका? वेक्टर. वो है कंजर्वेटिव फोर्स. ऐसा. ठीक है भाई? अगर R में दे रखा हो पोटेंशियल एनर्जी को, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है. पोटेंशियल एनर्जी मुझको दे रखी है ऐसे, A अपॉन आर टू द पावर 6 और B अपॉन आर टू द पावर 12. ठीक है? ये सुना सुना है कहीं पे? ये देखा है कहीं केमिस्ट्री में? दो एटम्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पोटेंशियल एनर्जी. ऐसा पोटेंशियल एनर्जी ऐसी होती है भाई. लेटेस्ट स्ट्रक्चर में दो एटम के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते हो जब आर इज द सेपरेशन बिटवीन द टू एटम्स. तो ए और बी है कांस्टेंट. ए अपॉन आर टू द पावर 6 माइनस बी अपॉन आर टू द पावर 12. ऐसा लिखा कहीं पे. फोर्स चाहिए मुझे इसका. क्या करूँ? माइनस डी यू और अपॉन डी आर इज एफ. तो ठीक है, जब आर में ही दे रखा तो कर ही दो सीधे. कितना हो जाएगा? माइनस, तुम ऊपर आओगे बेटे तो हो जाएगा माइनस 6 ए अपॉन आर टू द पावर 7 माइनस माइनस 12 बी अपॉन आर टू द पावर 13. ऐसा ये हो गया फोर्स. आर के टर्म्स में हो गया ऐसा. ठीक है? ओके. कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग का एग्जांपल तो मैं ले चुका हूँ. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो, मान लीजिए कहीं लिखते हो जी m1 m2 अपॉन आर, कि दो मास पार्टिकल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है ये. तो दो मास पार्टिकल के बीच में फोर्स क्या होता है फिर? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. सही है? तो इसे एक बार डिफरेंशिएट करो तो वो आना चाहिए. आर की पावर -1 करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाए? -1 आर की पावर -2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया. तो आ रहा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. सही है क्या? तो ये है दोस्त पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना.
तो ये है उसका तरीका कि कैसे निकलता है, और उस पर हमने कुछ एग्जाम्पल करके देखे कि किस तरह से निकाला जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स में काम करेंगे। पार्थ, तूने वग्न के सवाल कर लिए? कब है? 15 जुलाई को? बहुत दिन है अभी तो, अभी चिंता कर रहा है। कितने सब्जेक्ट का दिया है? ये तो 2 का होता था। अच्छा, 10th के पेपर भी 2 बार होंगे। हाँ, फिर भी इम्प्रूवमेंट दिलवाएंगे। देखो कितनी दयालु है हमारी गवर्नमेंट, कि तू पास कैसे नहीं हो रहा? पास हो। डन। बहुत धीरे लिख रहा भाई। नेक्स्ट रिवर्स करके देखते हैं इसको कि अगर मुझे फोर्स दे रखा है और मुझको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ऐसा दिया है मुझको कुछ। ठीक है, अब जो भी कोई फोर्स होगा तो वो किस तरह का होगा? फोर्स हमेशा इस तरह का ही कुछ फोर्स होगा, उसमें आई कंपोनेंट हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है, मतलब एक्स कंपोनेंट हो सकता है, वाई हो सकता है और जेड हो सकता है। कोई हो भी सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है सपोज। ठीक है, कोई अगर सेंट्रल टाइप का फोर्स है कि भाई मुझे तो बस सीधे फोर्स ऐसा दिया है कि के अपॉन आर स्क्वायर ऐसा दिया है फोर्स। ठीक है, इनको कहते हैं सेंट्रल फोर्स, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ टारगेट करते हैं, हमेशा उसकी तरफ इंक्लाइन रहते हो। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इस तरह का फोर्स है। जैसे कि कोलम्बियन फोर्स हो गया, वो इस तरह का फोर्स है, के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको यहाँ रख दो, एक बार इंटीग्रेट कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो अगर आर में दे रखा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, तो फिर क्या लिख दोगे? तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख दोगे? माइनस इंटीग्रेशन के अपॉन आर स्क्वायर और ये डी आर इस तरह का। तो इतना हो जाएगा, के अपॉन आर टाइप की हो जाएगी क्या? माइनस माइनस और एक माइनस, तो एक माइनस बचेगा ऐसा। ठीक है, इस तरह की हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। अरे समझ रहे हो? जैसे कि अगर आर में पोटेंशियल एनर्जी हो तो उससे फोर्स कैसे निकलता है? डिफरेंशिएट कर तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक्स वाई जेड में कार्यक्रम चल रहा हो कि फोर्स जो है वो उसमें एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जेड कंपोनेंट भी है, इस तरह का है कुछ, और मुझे उससे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तो डी आर क्या होता है? डी आर क्या होता है दोस्त? डी एक्स आई
आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। इसका और इसका क्या करना है मुझको? तो एफ डॉट डी आर क्या हो जाएगा बताओ? एफ एक्स डी एक्स, एफ वाई डी वाई, एफ जेड डी जेड। ऐसा। इसका क्या करना है फिर? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साथ में एक माइनस भी चिपकाना है, माइनस लगा देते हैं। तो ये वाली जो चीज़ आएगी वही क्या आएगी? डेल्टा यू। और यहाँ लिमिट क्या होगी? R1 से R2। अब R जो होता है वो कैसा होता है? एक्स वाई जेड में होता है। तो R1 किस में हो गया? X1 Y1 Z1। तो मुझे एक लिमिट दी होगी कि X1 Y1 Z1 से लेके X2 Y2 Z2। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा x के रेस्पेक्ट में ऐसे, तो फिर मैं लिमिट x वाली ले लूंगा। जब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो लिमिट y की ले लूंगा। और जब मैं z में करूंगा तो फिर मैं z के ले लूंगा। इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर मुझे एक रेफरेंस दे रखी है कहीं पे कि यहाँ पे 0 होती है या यहाँ पे 2 जूल होती है, तो ठीक है, मैं वो फॉलो करूंगा यहाँ पे। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या वो निकाल सकता हूँ। ठीक है भाई। क्या हमने ऐसे ही वर्क डन भी निकाला है वेरिएबल फोर्स का? ठीक वैसा ही है, बस एक माइनस साइन लगा दो तो वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में क्या रिलेशन है? कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है जी। तो ये है कंक्लूजन इस पूरे चीज़ का, रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड, ये पहले पढ़ चुके हैं तो हम। ठीक है। लेकिन पहले ग्रेविटी ग्रेविटी लिख रहे थे, अब हम उसे थोड़ा जनरलाइज कर रहे हैं, कंजर्वेटिव लिख रहे हैं उस चीज़ को हम। देखिए ऐसा दिया है कोई फोर्स, और पोटेंशियल एनर्जी पूछी है। अब रिवर्स वाला काम हो गया। पहले पोटेंशियल एनर्जी देख के फोर्स पूछा जाता था, पोटेंशियल एनर्जी देख के फोर्स पूछा जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या दी थी? एक्स वाई जेड, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या है वो निकालना था। अब उल्टा चल रहा है, पहले फोर्स दिया है और फिर पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन पूछा है, उसके लिए क्या होगा। ठीक है ऐसा। टेक रेफरेंस दैट पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन इज 0, ऐसा कुछ रेफरेंस दिया जाएगा। तो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन। सही। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फोर्स देके पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो कौन सा फॉर्मूला ये लगेगा? तो डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, इज इक्वल टू, ये वाला लिख रहा हूं, माइनस इंटीग्रेशन, बताइए एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कौन है? ये रहा 2x वाई क्यूब जेड डी एक्स प्लस ये वाली चीज़ क्या हो गई? एफ वाई, जे के साथ जो कॉम्पोनेंट बैठा है कितना हो गया वो? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्या डी वाई, और ये जो कॉम्पोनेंट बैठा है के साथ वो है जेड कॉम्पोनेंट एफ जेड, वो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी जेड, ऐसा हो गया। सही है। इसमें लिमिट क्या रखनी है मुझे? ओरिजिन पे मुझे दिया हुआ है कि जब 0 0 0 है तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है?
0, ये रेफरेंस सेट करता है मेरा। और बाकी मुझे फंक्शन पूछा है तो मैं फिर एक्स वाई और जेड लिख दूंगा यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, तो इस वाले पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई ये, इस पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई ये वाली, लिमिट के अकॉर्डिंग, करेक्ट। तो ये तो हो गई 0, इसको लिख रहा हूँ सपोज u इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इस सारी चीज़ का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करूँ ये मैं बता चुका हूँ पहले। कौन सी फॉर्म कहते हैं इसको? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है। इसको इकट्ठा करके एक टर्म बनाना है। कैसे बनाऊँ? जब x के रेस्पेक्ट में हो रहा है जहाँ पे डिफरेंशिएशन, x को छोड़ दो, बाकी दोनों को देखो क्या है, क्या है, x क्यूब z, ठीक है। तो इसका मतलब जो सॉरी y क्यूब z, तो y क्यूब z को किसी ने टच नहीं किया होगा, जो भी डिफरेंशिएशन होगा x में हुआ होगा, करेक्ट। तो ये मेरे फंक्शन में टर्म होना चाहिए, y क्यूब z होना चाहिए। आगे चलो, जब y में डिफरेंशिएशन किया होगा तो x और z को टच नहीं किया होगा, तो कौन हो गया, एक्स स्क्वायर z, करेक्ट है। देखिए यहां से क्या टर्म आ रहा है, वाई स्क्वायर जेड, इसको टच नहीं किया गया होगा। अगले में क्या टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर जेड, और उससे अगले में टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। वहां पे जो कुछ हुआ होगा जेड के साथ हुआ होगा। इनमें से कॉमन चीज उठा लो तीनों टर्म में से, ठीक है। एक्स में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर दोनों में। वाई में क्या कॉमन चीज है, सॉरी क्यूब है ये, वाई क्यूब, और इन दोनों में जेड में जो कॉमन है वो, ये हो गया भाई फंक्शन। ये हम समझ गए कैसे निकालते हैं। पहले में क्योंकि x में किया है इसलिए x को छोड़ दो, बाकी दोनों को देख लो, y और z क्या है। जब y में किया है तो x और z को देख लो, और जब z में किया है तो x और y को देख लो, बस ऐसा करके एक फंक्शन बना दो। नहीं आएगा और ऐसा कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो d और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, ये फंक्शन हुआ, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए फिर भी एक बार, कि जब मैं इसका d बाई डी एक्स करूँ इसका, तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड, ऐसा। तो फिर वो एक बार चेक कर लो कि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। फिर ऐसे एक बार वाई के रेस्पेक्ट में चेक करके चेक कर लो, जेड में चेक कर लो एक बार क्या आ रहा है, तो ठीक है, ऐसा करके हो जाएगा ये चेक। बताइए इस सब चीज़ का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड। लो है, ये है पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी हो रही है, ठीक है। ये टाइप की चीज़ें अब पूछी जाने लगी हैं, ये लेटेस्ट में इस तरह के सवाल आने लगे अभी। तो ये हुआ दोस्त फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स निकालना। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक चीज और बची है इसमें, कि कोई भी फोर्स मुझे दे दे तो मैं कैसे बताऊं कि वो कंजर्वेटिव है या नहीं है। ये हटा दूं क्या? कोई जनरल फोर्स मुझे दे दे कोई भी, और मुझसे पूछा जाए कि वो कंजर्वेटिव है क्या, तो मैं ये बात कैसे बताऊं, ठीक है। इफ द फोर्स मैथमेटिकली, फोर्स F इज इक्वल टू एफ एक्स आई एफ वाई जे एफ जेड के is conservative, then del क्रॉस F इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है भाई कि अगर एक फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका डेल क्रॉस F 0 होना चाहिए, ठीक है। इसे थोड़ी अच्छी भाषा में ऐसे कहते हैं, स्टैंडर्ड जो नोटेशन, दैट इज कर्ल ऑफ F इज 0। और ये जो उल्टा लिखा है ट्राइंगल, दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, ये डेल। तो उसके साथ अगर क्रॉस करूं F का तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा आ जाता है तो वो फोर्स कंजर्वेटिव है। डेल ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है, ये वाला, इसी को कहते हैं ऐसा, शॉर्ट में ऐसा लिख देते हैं इसको। तो ये क्या चीज़ है, ये वाले दो वेक्टर का क्रॉस करना है तुमको। ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, क्या लिखोगे बताओ, आई जे के। यहाँ पे क्या लिखूँ, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और डेल बाई डेल जेड। भाई इसके कॉम्पोनेंट लिख दोगे ना पहले, क्या है, ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर ये बी लिखा तो क्या लिखोगे, बी एक्स बी वाई और बी जेड। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो
अगर ये जीरो है तो फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर ये जीरो नहीं है तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। सही है। ऐसा कोई चेक करने को बोलेगा मुझे, सपोज कि इसको चेक करके बताओ क्या वाला फोर्स कंजर्वेटिव है, बताइए क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव है? डेल का मतलब अभी भी पार्शियल डिफरेंशिएशन ही है, ठीक है। तो तुम सीधे अपना मैट्रिक्स बनाओगे ऐसा, इसके साथ क्या मैट्रिक्स बनेगा, आई जे, ये क्या और ये क्या है और ये बन गया। यहाँ क्या लिखूं, इसके कोफिशिएंट्स एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ओके, ओपन करोगे, ये गया ये गया, इसका करोगे ज़ीरो, है ना, वाई का जेड क्रिस्प ये वाला ज़ीरो, ये भी देखो ज़ीरो ज़ीरो, और प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर्सेस कंजर्वेटिव। ये है तरीका कंजर्वेटिव चेक करने का। कोई जनरल फोर्स दे रखा होता है तो बस ये पूछा कंजर्वेटिव है कि नहीं, यहाँ से बता दो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछी, तो बस डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो कर दूंगा, तो दैट शुड बी कंजर्वेटिव, ठीक है। ये भी सवाल मेन से पूछा जाने लगा है अब। फाइन, नेक्स्ट सही, नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव बताओ, वो तीन डेफिनेशन जो थी उनके हिसाब से बताओ, बताओ। पहली डेफिनेशन क्या थी, कंजर्वेटिव है तो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, बस इनिशियल एंड, मुझसे पूछ भाई दोस्त कौन सा, डेल ऑपरेटर, देन कर्ल, सी यू आर एल कर्ल। नॉन कंजर्वेटिव में, हाँ, पहली जो डेफिनेशन है कंजर्वेटिव की उसके हिसाब से बोलूँ तो क्या बोलूँगा कि वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है, तो ये कैसा है, पाथ डिपेंडेंट। कैसा फोर्स है, पाथ डिपेंडेंट। दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलूँगा कि एक क्लोज पाथ पे इस फोर्स का वर्क डन जीरो नहीं होगा, ठीक है, वर्क डन इज नॉट जीरो ऑन क्लोज पाथ। और तीसरी डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोलूँगा, इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। तीसरी जो है पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है कि कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, और कैसे डिफाइन होती है, U इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डॉट dr करके डिफाइन होती है, ठीक है। इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है भाई। एग्जाम्पल जैसे फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट है, विस्कस फोर्स
विस्कस फोर्स, ठीक है। ये कैसे, ये सारे फोर्सेस क्या हुआ, ये सब एनर्जी खाते हैं, ये स्टोर नहीं करते, खाते हैं ये एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को ऐसे खींच दो, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भर जाती है, जैसे ही छोड़ो तो दिखाई देती है कि हाँ ये गई, वापस निकल गई सारी, ठीक है। फ्रिक्शन में ऐसे कोई काम करे तो पोटेंशियल एनर्जी भरती है कोई? एक कार होती है ना, जैसे वो छोटे बच्चों वाली बिना सेल की, ऐसे खींचो पीछे दबा के और फिर यहाँ से छोड़ो तो फिर जाती है। तो जब मैंने दबा के ऐसे करके पीछे खींची तो उसमें एक स्प्रिंग था स्पाइरल वाला और वो टाइट हो गया। अब जैसे ही मैं छोड़ रहा हूँ स्प्रिंग खुलेगा तो फिर तो इसका मतलब स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी स्पाइरल वाले में, वो मुझे काइनेटिक की फॉर्म में दिखाई देगी। सही है। अभी ये है एक ब्लॉक और इसमें कुछ नहीं, नीचे वही नहीं लगे हुए ना स्प्रिंग लगा, मैं इसे ऐसे खींचो दबा के जमीन पर छोड़ो, हम यहाँ चलेगा आगे तो चल जाएगा कोई नहीं। ये तो ऐसे करके जो मैंने वर्क डन किया वो सारा कहाँ चला गया, फ्रिक्शन खा गया भाई सब वो। तो फ्रिक्शन एनर्जी खाता है, स्टोर नहीं करता, ठीक है, डिसिपेट करता है इन फॉर्म ऑफ हीट। या विस्कस फोर्स जो है वो डिसिपेट करता है इन फॉर्म ऑफ हीट, तो ये एनर्जी स्टोर नहीं करते, ठीक है। कंजर्वेटिव में क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, फ्रिक्शन में स्टोर नहीं होता, तो इसलिए उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। फाइन। जैसे कि देखिए ऐसे कुछ पाथ है, मान लीजिए ए बी सी डी और हमको जाना है ए से लेके सी तक जाना है, ग्राउंड पे है ये सारा पाथ जो बना हुआ है। तो जो मास पार्टिकल आप लेके जा रहे हो, यहाँ पे रखा है एक मास पार्टिकल एम मास का, उसको ऐसे खिसका के लेके जाना है, ऐसे 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 ऐसे, और एक लेके जाना है ऐसे। एक पाथ, दो पाथ, तीन पाथ हो गए, सही है। क्या तीनों में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन सेम होगा? नहीं। किस में सबसे ज़्यादा होगा? 1 और 3 सेम ही पाथ है, रेक्टेंगल है भाई, इतनी लेंथ प्लस इतनी लेंथ, बी प्लस एल, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हुई, एल प्लस बी। यहाँ जाऊँ तो एल प्लस बी, तो पाथ लेंथ सेम है दोनों की। जब भी कभी ब्लॉक ऐसे जा रहा होगा चला होगा तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे। यहाँ जा रहा होगा ऐसे आगे तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे। क्या सेम यहाँ भी लग रहा होगा ऐसे, पीछे आगे जा रहा है तो ये आगे जा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, पीछे। तो इसलिए ये दोनों पाथ जो है इन दोनों पे तो वर्क डन सेम है। ये वाला पाथ थोड़ा छोटा हो गया, ये अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइप का हो गया, तो यहाँ पे पाथ लेंथ कम हो गई, तो यहाँ पे वर्क डन में फ्रिक्शन भी कम होगा, ऑपोजिट लगेगा वो तो हमेशा, ठीक है। अगर आप कहो कि मैं तो यहाँ से चला ऐसे चला ऐसे चला वापस आ गया यहीं पे, तो क्या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स जीरो होगा? नहीं, फ्रिक्शन ने हमेशा अपनी डायरेक्शन बदली होगी। जब आप यहाँ जा रहे थे तो फ्रिक्शन कहाँ था, नीचे। ऐसे जा रहे थे तो कहाँ था, पीछे। इधर जा रहे थे तो ऊपर, इधर जा रहे थे तो पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन हमेशा अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट कर रहा है, तो इसलिए वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज not zero in a complete round trip, so that's why this is a non-conservative force. बोलो भाई, समझे क्या? तो ये सब हो गए डिसिपेटिंग फोर्सेस कह लो एक तरह से। जितने भी डिसिपेटिंग फोर्स हैं दे ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव, जितने भी फील्ड फोर्सेस हैं एंड स्प्रिंग फोर्स दीज आर कंजर्वेटिव। और 3 डेफिनेशन पढ़ी हमने कंजर्वेटिव की, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लो, क्या किसी को सवाल है तो पूछो।